हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज का न्यू टॉपिक है अपने पास कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। इस चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने आपको बताया कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रूफ जो है वो पार्टिकल नेचर से करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस नेचर में हमारे पास में दो फॉर्म में चीजें मिलती हैं, एक मटेरियल फॉर्म में जिसको आप मैटर कहते हैं और एक रेडिएशन फॉर्म में। और रेडिएशन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? वेव नेचर बोलते हैं। और इस तरीके से हम डिस्कशन करते करते जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम आए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ बात अपने से प्रूफ हुई जिसको मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन में समझाऊंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में एक बात आपको समझाई थी कि बच्चों ड्यूल नेचर जो होता है वो एक तो रेडिएशन, मतलब हमें जो भी इस नेचर में मिलता है भाई वो एक तो रेडिएशन फॉर्म में मिलता है और एक हमें मटेरियल फॉर्म में मिलता है। इस नेचर से आपको कोई भी चीज यदि मिलती है तो दो फॉर्म में आपको प्राप्त होती है। फर्स्ट रेडिएशन फॉर्म में प्राप्त होती है और एक मटेरियल फॉर्म में प्राप्त होती है। और मैंने आपको समझाया था कि रेडिएशन को बच्चों क्या कहते हैं? वेव बोलते हैं। और मैटर को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। मैटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टिकल्स बोलते हैं। अब इस चैप्टर में मुद्दे वाली बात क्या है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या था? किसी न किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम पढ़ क्या रहे हैं भाई? हम ये पढ़ रहे हैं कि यदि आपके पास में जैसे रेडिएशंस ले यानी वेव यदि लेते हैं, ये वेव लिया तो ये वेव भी बच्चों किसी सरफेस पर जब इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर अपनी एक एनर्जी देती है। और एनर्जी देने वाले कौन होते हैं बच्चों? फोटोन होते हैं। एनर्जी देने वाले कौन होते हैं? फोटोन। आ तो कौन रही है बच्चों? वेव आ रही है। मान लो ये लाइट सोर्स है आपके पास में, फोटोन का कॉन्सेप्ट हम इसी से समझेंगे भाई। देखिए और अच्छे से समझना क्या बात बताना चाह रहे हैं। देखो यार यहां से देखो, यहां जैसे मान लो कि इसको समझते हैं कि जैसे सपोज करें बच्चों ये एक सरफेस अपने पास, ठीक है। और इस सरफेस पर यहां से हम क्या करवा रहे हैं? एक लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, लाइट का सोर्स अपने पास है। तो इससे कौन निकलेगा बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये वेव निकली यहाँ पर। और ये वेव वेव जब यहाँ इंसिडेंट हुई तो यहाँ पर क्या होने लगी बच्चों? चमक उत्पन्न होने लगी। यहाँ पर लाइटनेस आने लगी। यहाँ पर लाइटनेस क्यों आने लगी? क्योंकि ये यहाँ पर जब अपने पास इंसिडेंट हुई तो अपनी वेव, इस वेव ने अपनी एनर्जी किसको देना स्टार्ट कर दिया? इस सरफेस को देना स्टार्ट कर दिया। और एनर्जी देने वाले कौन होंगे बच्चों? फोटोन होंगे। और फोटोन कौन होंगे बच्चों? पार्टिकल होंगे आपके पास में। कौन होंगे? पार्टिकल्स होंगे। यानी इस वेव के साथ में बच्चों पार्टिकल्स भी क्या करते हैं? मूव करते हैं। पार्टिकल के साथ ही ये क्या करता है? वेव मूव करता है अपने पास में। यानी जो हम बात कर रहे थे ड्यूल नेचर की, वो क्या है आपके पास में कि रेडिएशन जो वेव होता है उसका भी अपने पास कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। और ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे भाई साहब? अपने पास कौन थे? अपने पास प्लैंक थे। यानी ये हम प्लैंक की थ्योरी पढ़ रहे हैं भाई, ये हम प्लैंक की थ्योरी पढ़ रहे हैं। यानी ड्यूल नेचर का मतलब क्या है कि हम इसको दोनों तरीके से समझेंगे कि यदि रेडिएशन यानी वेव जो अपने पास होता है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है। और हम डी ब्रोगली, इसका नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई यानी डी ब्रोगली ने सजेशन दिया, फिर जितने भी साइंटिस्ट उनको सजेशन दिया कि भाई आप ये कह रहे हैं कि जो वेव होता है, जो रेडिएशन होता है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है। इसका मीन जैसे पार्टिकल, जैसे मैं मान लो बच्चों पार्टिकल कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल अपने पास है तो ये जब मूव करता है, ये जब एक साइड से दूसरी साइड अपने पास या किसी जगह पर अपने पास क्या करता है? मूव करता है। तो ये वेव फॉर्म भी रखता है। ये कौन सी फॉर्म रखता है? वेव फॉर्म भी रखता है क्योंकि इसका मास सबसे कम होता है। लेकिन देखा गया है कि स्पीड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ज्यादा होता है। और ये सजेशन देने वाले कि भाई आप जितने भी साइंटिस्ट लोग हो आप ये कह रहे हो कि जो रेडिएशन होता है, जो वेव होता है वो पार्टिकल नेचर रखता है। रेडिएशन पार्टिकल नेचर रखता है, नहीं वेव पार्टिकल नेचर रखता है। तो डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली का कोई प्रिंसिपल नहीं है भाई, डी ब्रोगली की कोई थ्योरी नहीं है। डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं और हाइपोथेसिस का मतलब अपने पास हो गया कि डी ब्रोगली का सजेशन है यहाँ पर। और उस डी ब्रोगली के सजेशन को प्रूव करने वाले साइंटिस्ट भी डेविडसन एंड जर्मर।
डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस अपने पास क्या था? डी ब्रोगली ने कहा कि भाई तुम यदि इन वेव्स को ये कह रहे हो कि वेव्स किस फॉर्म में, वेव के साथ पार्टिकल्स फॉर्म भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, और ये जब किसी इंसिडेंट सतह पर अपने पास में इंसिडेंट हो जाते हैं तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी देने लग जाते हैं, और वो एनर्जी किस रूप में देते हैं बच्चों? पार्टिकल्स, फोटॉन्स के रूप में देते हैं, यानी वेव फोटो नेचर रखता है। ये कॉन्सेप्ट अपने पास फोटोन का है। लेकिन 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 क्या है, डी ब्रोगली ने क्या कहा कि यदि तुम वेव को पार्टिकल बता रहे हो तो मैं पार्टिकल को वेव भी बता सकता हूं, यानी जिस टाइप से वेव पार्टिकल नेचर रखता है उसी प्रकार से पार्टिकल्स भी कौन सा नेचर रखते हैं? वेव नेचर रखते हैं। तो अभी तक हम बच्चों क्या कर रहे थे, अभी डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो इसको एक बार थोड़ा साइड में करें, इसकी बात हम करते हैं भाई। तो यह प्लेइंग में यही बात बताना चाह रहे थे, और इसी बेसिस पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ किया है। यानी इस चैप्टर में क्या है बच्चों, इस चैप्टर में हम वेव के थ्रू फोटो नेचर को यानी पार्टिकल नेचर को प्रूव करेंगे, यानी हम बताएंगे कि वेव जो होता है वो पार्टिकल फॉर्म में भी होता है, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझाया गया है। और हम अब चैप्टर कॉन्सेप्ट और फोटोन के बाद में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस अपने पास है उससे स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये प्रूव करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या रखते हैं? वेव नेचर रखते हैं। और इस पार्टिकल्स जो ये वेव नेचर रखते हैं, उस वेव नेचर को प्रूव करने के लिए डेविडसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में दोनों चीजों को हम प्रूव कर रहे हैं, ड्यूल नेचर को, यानी हम बता रहे हैं कि वेव फोटोन पार्टिकल्स की फॉर्म में भी होता है और पार्टिकल्स वेव फॉर्म में भी अपने पास क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। तो यह अब एक बार सर आप बताइए कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम फोटोन यानी पार्टिकल नेचर से प्रूव कर रहे थे। तो देखे भाई, यहां समझेंगे अब कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन समझते हैं बच्चों, और इस कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन से अपने को प्लैंक की थ्योरी क्या आ रही है वो देखते हैं। जैसे मान लो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन क्या है कि बच्चों ये एक सरफेस अपने पास है, ये एक सरफेस अपने पास है, और ये कोई लाइट का सोर्स अपने पास है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, और यहां से अपने पास में क्या आ रही है? यहां से अपने पास में लाइट आ रही है, और लाइट आ रही है इसका मतलब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो ये वेव अपने पास है, ठीक है। अब इस सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होगी, मान लो कि बच्चों आप येलो कलर का लाइट का यूज कर रहे हैं, अब इस येलो कलर के लाइट का आप चाहे 100 वाट का बल्ब यूज करें, चाहे 200 वाट का यूज करें, तो इस वेव की बच्चों यहां फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी भाई। केवल और केवल 100 वाट और 200 वाट से क्या चेंज हो सकती है बच्चों? इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। बार बार हम बात कर रहे थे 100 वाट वाले की इंटेंसिटी कम रहेगी, 200 वाट वाले की इंटेंसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वेव आ रहा है, मान लो वेव 100 वाट से भी येलो कलर का आ रहा है, 200 वाट से भी येलो कलर का आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब ये जैसे ही लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होता है बच्चों, तो यहां पर क्या करता है? चमक लाता है। यहां पर लाइट क्या करता है? चमकता है। यहां चमकता इसलिए है क्योंकि वो सारे के सारे जो वेव के साथ में पार्टिकल्स मोशन करते आ रहे हैं, वो यहां पर क्या होने लग जाते हैं? अपनी एनर्जी को देने लग जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वेव अपने पास में ट्रेवल करके आती है वो किस फॉर्म में होती है? वेव के साथ पार्टिकल्स फॉर्म में भी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ये एक सिंगल पार्टिकल्स नहीं होते, ये बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये एक दूसरे के साथ में बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होते हैं? इंसिडेंट होते हैं। यानी हम ही कह सकते हैं कि फोटॉन्स कौन होते हैं बच्चों? बहुत सारे पार्टिकल्स का क्या होता है? एक ग्रुप होता है, पैकेट्स की फॉर्म में रहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं फोटोन क्या होता है बच्चों? ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स, मटेरियल्स। जो ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स अपने पास होते हैं, ये इनको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटोन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो प्लैंक भी यही बताना चाह रहे थे कि प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या था कि अपने पास में जब वेव आता है तो पार्टिकल्स की फॉर्म में आता है, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स जब अपने पास हो जाते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या है बच्चों? वेव फॉर्म ही अपने पास है, सॉरी, फोटोन अपने पास क्या? पार्टिकल्स फॉर्म ही अपने पास है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कैसे पार्टिकल फॉर्म से इसको प्रूव कर पा रहे थे। तो देखिए, अब देखो बच्चों, पार्टिकल्स फॉर्म वहां कैसे प्रूफ हो रही थी कि आप ला क्या रहे थे? आप वेव दे रहे थे।
लेकिन वहां से निकल कौन रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। क्यों इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, क्योंकि वो जैसे मेटल प्लेट पर आ रही थी तो मेटल प्लेट को वो वेव क्या दे रही थी, एनर्जी दे रही थी। और एनर्जी देने वाले कौन थे, बहुत सारे पार्टिकल्स थे, और बहुत सारे पार्टिकल्स जब उसको एनर्जी दे रहे थे तभी वहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो वेव होता है वो कैसा नेचर रखता है बच्चों, पार्टिकल नेचर रखता है। उस पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए हम इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ चुके हैं भाई। वो यही बात प्रूफ करता है, इसलिए हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है अपने पास में वो पार्टिकल फॉर्म से क्या होता है, प्रूफ होता है। अब हम डी ब्रोगली में आगे क्या पढ़ेंगे, डी ब्रोगली में आगे क्या पढ़ेंगे, अरे भाई यानी डी ब्रोगली ने सजेशन दिया इन लोगों को कि भाई तुम ये कह रहे हो कि वेव क्या रखता है, पार्टिकल नेचर रखता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या रख सकता है, वेव फॉर्म रख सकता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां हम यही बात कर रहे हैं और इस बात को प्रूव करने के लिए कि पार्टिकल्स जो होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन अपने पास है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव फॉर्म रखते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम डेविडसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो दोनों चीज इसमें पढ़ते हैं, ड्यूल नेचर, इसी को ही बच्चों हम ड्यूल नेचर बोलते हैं। तो यहाँ पहली बात अपने को समझ में आ चुकी है कि बच्चों कॉन्सेप्ट और फोटोन में हमने क्या बताया कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स के पैकेट्स होते हैं, बंडल्स अपने पास होते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे इन पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। यदि आप येलो कलर का लाइट ले रहे हैं, अब चाहे आप वोल्ट वाट कितना भी ले लीजिए लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ इन्होंने क्या कहा, इनकी जो एनर्जी होती है इन पार्टिकल्स की, इन फोटोन की जो एनर्जी होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा ये पार्टिकल्स क्या होंगे, अपना एनर्जी को रखेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, तो कलर का ऑर्डर ही आपके पास है बच्चों। यहाँ रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो वोयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि हम वोयलेट का वेवलेंथ सबसे कम, रेड का सबसे ज्यादा, ऑर्डर अपने को पता है। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1/λ। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो आपको बोले कौन से कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है भाई, कौन से कलर की एनर्जी ज्यादा है, तो बच्चों किसकी रहेगी, अपने पास वोयलेट की रहेगी। तो यहाँ इन्होंने कांस्टेंट का यूज किया, क्या, एच। ये एच क्या होता है बच्चों, अपने पास प्लैंक कांस्टेंट होता है। और इस प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कैसे किया गया है वो भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में। तो यहाँ एच का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। अब हम बात करें कि न्यू इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। तो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एस सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा। यदि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका करना है, किस किस का रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, तो बच्चों लैम्डा का ई के साथ कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी का ई के साथ कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ई और लैम्डा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पैराबोलिक ग्राफ बन जाता है। और ई और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा। तो ये तो मेन फोटोन का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी और प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हम देखना चाह रहे हैं बच्चों। तो देखें यहां हम बात करते हैं दूसरी इसके कॉन्सेप्ट की, ठीक है, इसको साफ करते हैं एक बार। देखें बच्चों, अब हम यहां पर कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अभी हम क्या बात कर रहे थे कि देखो बच्चों यहाँ फ्रीक्वेंसी वेव की ऑलवेज सेम रहेगी, यहाँ सेम कलर का लाइट का हम यूज कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि ये जो बच्चों फोटोन होते हैं इनका वैक्यूम में स्पीड ऑलवेज सेम रहता है। वैक्यूम में इनका स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वली होता है, क्योंकि बच्चों ये कौन आ रहा है, वेव ही तो आ रहा है। वेव पार्टिकल के साथ साथ क्या कर रहे हैं, यानी पार्टिकल्स वेव के साथ साथ मोशन करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल का भी अपने पास स्पीड उतना ही रहता है जितना वेव का रहता है। और वेव का मतलब क्या है बच्चों, वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अल्ट्रावायलेट हो गई, गामा रेज हो गई, सारी ये वेव ही तो अपने पास में, और ये सारी वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो फोटोन भी इस वेव के साथ साथ ही ट्रेवल करते हैं, इसलिए फोटोन का जो स्पीड होगा वो लाइट की स्पीड के ही इक्वल होता है, किसमें, वैक्यूम में। लेकिन मीडियम में जाने के बाद इसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन बच्चों फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस मीडियम की प्रेजेंस में नहीं होता है, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं हो रहा है
तो लाइट की एनर्जी में, फोटोन की एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये हम रिफ्लेक्शन में देखते भी। रिफ्लेक्शन में बच्चों फ्रीक्वेंसी में कभी भी कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। मान लो कि रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन में भी बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या देखते हैं कि जैसे सेकंड मीडियम आता है अपना स्पीड क्या हो जाता है, जैसे मान लो डेंसर मीडियम में क्या, वैक्यूम से डेंसर मीडियम में क्या, तो लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन में भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि जो वेव आते हैं वो पार्टिकल को साथ साथ लेकर आते हैं, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी एक ही सोर्स से आने पर हमेशा सेम रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। वैक्यूम में इनका स्पीड कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना लाइट का स्पीड होता है। सेकेंड यदि हम बात करें बच्चों, ये अनचार्ज पार्टिकल माने गए। ये जो भी फोटॉन्स है जो वेव के साथ ट्रेवल करते हैं वो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं बताते हैं भाई। थर्ड हम बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें, वो जो इनकी एनर्जी जो होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इनकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। आप एनर्जी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तब एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दीजिए उससे एनर्जी नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने पास बढ़ सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ सकते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब यह नहीं होता कि वह एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी तो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, इन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड नहीं करेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है जिसको मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, बट इनकी जो एनर्जी होती है फोटॉन्स की, जो बच्चों एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। यानी आप यदि उसका इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट के सोर्स का तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी भाई। उनकी एनर्जी तो किस पर डिपेंड करती है, ओनली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है भाई अपने पास, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और हम बात करें इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो बच्चों जैसे मान लो कि आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करना है इन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया कि पर सेकंड लीजिए, पर मिनट लीजिए, कितने फोटॉन्स आप यहाँ एमिशन या कितने फोटॉन्स का आप यहाँ वैल्यूएशन कर सकते हैं, फोटोन कैसा फाइंड कर सकते हैं। तो जो फोटोन फाइंड करने के लिए जो भी आप सोर्स यूज ले रहे हैं उसकी पावर में हम जो ये फोटोन लेते हैं उनकी एनर्जी का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स यदि फाइंड करना है पर यूनिट टाइम में, नंबर ऑफ फोटॉन्स बच्चों में मान लेता हूं n है अपने पास में, तो जो भी सोर्स आप ले रहे हैं उस सोर्स की पावर में आप किसका डिवाइड कर देंगे भैया, एनर्जी का डिवाइड कर देंगे। और ये एनर्जी किसकी एनर्जी है बच्चों, फोटोन की एनर्जी है। तो यदि आप पावर में किसका डिवाइड कर देते हैं, फोटोन की एनर्जी का डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो यहाँ वेव के साथ ट्रेवल करते हैं उनका कैलकुलेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करते हैं कि बच्चों देखो अब ये बहुत सारे फोटॉन्स हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि सेपरेटली मोशन करते हैं। जैसे मान लो कि ये अपने पास में बहुत सारे फोटॉन्स है, अब ये सेपरेटली मोशन तो करते नहीं है। सेपरेटली का मतलब कभी ना कभी तो टक्कर करेंगे, जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स ऑफ फोटोन के, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल्स बहुत पास पास में रहते हैं, और बहुत पास पास में रहते हैं तो बच्चों ये फोटॉन्स के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलिजन, टक्कर करते रहते हैं। इनका जो कोलिजन माना जाता है वो बच्चों कैसा माना गया है, इलास्टिक कोलिजन माना गया है। यानी जितने भी फोटॉन्स होते हैं इन फोटोन का जो मोमेंटम होता है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है टक्कर से पहले। यानी फोटॉन्स जो होते हैं वो हमेशा अपने मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखते हैं, कंजर्वेशन होता है। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का मीन ही क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन 11th क्लास में आता है भाई। इलास्टिक कोलिजन का मीन होता है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों का कंजर्वेशन होता है। तो वो जो जितने भी फोटॉन्स होते हैं ये आपस में इलास्टिक कोलिजन करते हैं, और इलास्टिक कोलिजन करते हैं क्योंकि हम बात करें कि जितना वेव एनर्जी ला रहा है उतनी ही एनर्जी फोटोन यहाँ पर दे रहे हैं। क्योंकि हमने क्या बात की कि बहुत सारे वेव, जैसे वेव आ रही है, वेव क्या लाकर आ रही है, बहुत सारे पार्टिकल्स लेकर आ रही है जिनको हम फोटोन कह रहे हैं।
अब वेव के पास जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी सरफेस पर आ रही है, और इस सरफेस को एनर्जी देने वाले कौन होते हैं बच्चों? फोटॉन्स होते हैं। तो फोटॉन्स यहाँ सारी की सारी एनर्जी दे रहे हैं, और फोटॉन्स यहाँ आएंगे तो बच्चों बहुत टकराते हुए फोटोन आते हैं, एक दूसरे से टकराते हुए आते हैं, और एक दूसरे से यदि टकराते हुए आ रहे हैं तो क्या देखा गया? अरे वही उतनी एनर्जी दे रहा है, इसका मीन इनकी एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। तो इनकी टक्कर कैसी है अपने पास में? इलास्टिक है। इलास्टिक है, इसका मीन इसमें एनर्जी का ऑलवेज क्या होता है? मोमेंटम के साथ में कंजर्वेशन होता है। तो ये अपने पास बच्चों क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन है। अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली ने क्या कहा। तो डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं। अब देखो बच्चों, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अपने पास है, थेसिस है ना, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि बच्चों यहां हम प्रिंसिपल वर्ड का यूज क्यों नहीं कर रहे, या हम लॉ का क्यों यूज नहीं कर रहे? कि सर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आप इसको क्यों कह रहे हैं? आप इसको डी ब्रोगली का लॉ बोलिए, आप इसको प्रिंसिपल बोलिए। सर नहीं बोलेंगे भाई। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बच्चों डी ब्रोगली ने केवल सजेशन दिया था इस चीज का, जो हम पढ़ने वाले हैं उसका केवल सजेशन दिया था, उसको प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट दूसरे थे, डेविडसन और जर्मर थे अपने पास में। और डी ब्रोगली ने क्या सजेशन दिया, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस अपने पास क्या कहता है कि जैसे मान लो कि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट क्या कह रहे थे कि जो वेव होता है वो पार्टिकल फॉर्म में भी होता है, और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं भाई? फोटोन कहते हैं। लेकिन डी ब्रोगली ने इससे जस्ट अपोजिट एक्शन लिया भाई, इस पर जस्ट अपोजिट बात उन्होंने कही। भाई यदि तुम ये कहना चाहते हो कि वेव पार्टिकल फॉर्म में रहते हैं, तो क्या पार्टिकल्स वेव फॉर्म में नहीं रह सकते? क्या पार्टिकल्स जो होते हैं क्या उनका वेव फॉर्म नहीं होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। और उसको प्रूव करने के लिए डेविडसन ने बच्चों इलेक्ट्रॉन लिया। क्या लिया? इलेक्ट्रॉन लिया। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पार्टिकल होता है। और ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा आया। इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है? सबसे ज्यादा आया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो सबसे कम होता है, इसका स्पीड सबसे ज्यादा आया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यदि हम देखें तो हाफ mv² है। मान लो किसी एनर्जी का कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया गया और देखा गया उसका स्पीड, और स्पीड हम जब उन्होंने देखा तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ मास और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है, देखो कैसे लिख देते हैं एक बार। ये एनर्जी है, तो ये क्या आएगा बच्चों? 2E/m, और क्या आएगा? v²। तो ये देखा गया है कि इस फॉर्मूले से कि मास कम होने पर उसका स्पीड वास्तव में बहुत ज्यादा आया, और स्पीड ज्यादा है तो डेविडसन और जर्मन ने इसका फायदा उठाकर एक इलेक्ट्रॉन से एक नेचर को इन्होंने प्रूफ किया, डिफ्रैक्शन नेचर को। इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाई स्पीड से उसका मोशन करवाकर किसी सरफेस पे इंसिडेंट करवाकर, आगे पढ़ने वाले भी हम डेविडसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट को। डेविडसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट में क्या हो, इलेक्ट्रॉन लिया गया, इलेक्ट्रॉन को आगे किसी निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट करवाया गया। इलेक्ट्रॉन क्या था बच्चों? बहुत हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि मास कम होने पर भैया इसका स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन है बच्चों? पार्टिकल है। और उस इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवाकर वहां उन्होंने डिफ्रैक्शन को प्रूव किया है। आगे पढ़ेंगे भाई डिटेल से। किसने? डेविडसन एंड जर्मन ने डिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया। और बच्चों डिफ्रैक्शन चैप्टर नंबर 10 में जो वेव थ्योरी है उसमें बताया गया है कि डिफ्रैक्शन केवल और केवल किससे प्रूफ हो सकता है? वेव थ्योरी से ही प्रूफ हो सकता है। केवल किससे प्रूफ हो सकता है? वेव थ्योरी से प्रूफ हो सकता है। तो डेविडसन और जर्मन ने लिया क्या बच्चों? पार्टिकल्स लिए, इलेक्ट्रॉन लिया, और उस इलेक्ट्रॉन से उन्होंने वेव थ्योरी को प्रूव कर दिया। तो जो डी ब्रोगली बात सजेशन में बताना चाह रहे थे वो प्रूफ हो गई कि उन्होंने क्या कहा कि भाई आप जैसे वेव को ये बता रहे हो कि वो पार्टिकल नेचर रखता है, वैसे पार्टिकल्स भी ट्रेवल करके कौन सी फॉर्म बनाते हैं? वेव फॉर्म ही बनाते हैं।
यानी पार्टिकल्स भी आगे ट्रांसमिट होने के लिए वेव फॉर्म में ही क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और जिसको प्रूव किसने कर दिया, डेविसन एंड जर्मन ने। डेविसन एंड जर्मन ने इन्होंने प्रूव कर दिया, और प्रूफ करने के लिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को लेकर डिफ्रैक्शन को प्रूव किया। और डिफ्रैक्शन केवल और केवल वेव थ्योरी से ही प्रूफ होता है। तो लिया पार्टिकल प्रूफ किया गया, वेव फॉर्म इसको प्रूव कर दिया। तो यहाँ डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस अपने पास यही था कि जिस टाइप से अपने पास में वेव पार्टिकल फॉर्म में होता है, वैसे पार्टिकल्स भी कौन सी फॉर्म में होते हैं बच्चों, वेव फॉर्म में होते हैं। इसलिए डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को बाद में क्या कहा गया, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। क्या कहा गया बच्चों, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। यानी इन्होंने मैटर की वेव फॉर्म को भी बताया, इन्होंने मैटर की वेव फॉर्म के लिए भी सजेशन दिया, जिसको बाद में प्रूफ कर लिया गया। अब हम देखते हैं कि इनका सजेशन क्या था, इनका प्रिंसिपल क्या रहा, और इन्होंने क्या देखा, उसी के बेसिस पर देखते हैं। तो डी ब्रोगली ने बच्चों प्लैंक की थ्योरी से और आइंस्टाइन की थ्योरी से, आइंस्टाइन का जो एनर्जी इक्वेशन है उसकी थ्योरी से ये प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया, देखिए समझते हैं पहले भाई, कि ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल 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 कौन सी फॉर्म में, ये पार्टिकल है कौन सी फॉर्म में मोशन करता है, बाद में वेव फॉर्म में ही मोशन करता है। तो इस वेव का, ये जो पार्टिकल्स आगे जाकर जो वेव में मोशन कर रही है, इसका मोमेंटम, इसका मास, इसका वेवलेंथ किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा कि कौन से पार्टिकल का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा। तो इन्होंने दो थ्योरी जो प्लान की थी, क्या थी, इक्वल्स टू एच न्यू, एच सी अपॉन लैम्डा, और एक थ्योरी आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन जो एम सी स्क्वायर होती है। दोनों ही एनर्जी का इक्वेशन है, दोनों पार्टिकल्स के लिए दिए गए थे। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को इक्वल किया, यहां देखा कि सी से सी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या है, एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी। लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो बच्चों क्या आ जाएगा अपने पास में, एम सी उधर चला गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, एच अपॉन एम सी। अब देखिए एम कौन है बच्चों, मास है, और सी कौन है, स्पीड है। और मास इंटू स्पीड क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, एच अपॉन पी आया, और एच तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी आया। यानी इन्होंने फिर क्या बताया कि ये जो भी पार्टिकल्स जो आगे जाकर वेव बना रहे हैं, वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है, इनका जो वेवलेंथ होता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, जैसे सी तो मान लो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यानी सभी पार्टिकल का स्पीड उनके सामने इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आया। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि मास कम होने पर लैम्डा ज्यादा है, यानी वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड सबसे ज्यादा पाया उन्होंने, क्यों, क्योंकि उसका मास कम है, स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो वेवलेंथ, क्योंकि चल तो बच्चों एक ही स्पीड से रही है, सी से चल रही है मान लेते एक बार चल, लेकिन वो वेवलेंथ ज्यादा ट्रेवल कर रही है, मतलब वो बहुत फास्ट है आपके पास। यानी उन्होंने क्या कहा कि ये जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इनकी वेवलेंथ जो होती है वो उनके मास से डिसाइड होती है, उनके मोमेंटम से डिसाइड होती है। उनका मास मोमेंटम यदि कम होगा तो उनका वेवलेंथ अपने पास क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो इन्होंने देखो दो बातें बता दी, कि पहले कहा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव फॉर्म में भी होते हैं, और सभी पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते, सभी का वेवलेंथ सेम नहीं होता है। जिनका मास कम होता है उनका वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। जिन पार्टिकल्स का मास कम होता है वो वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिनका मोमेंटम कम होता है वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करती है। अब इन्होंने जिन कुछ पार्टिकल्स इन्होंने लिए, कुछ चार्ज पार्टिकल भी लिए, कुछ अनचार्ज पार्टिकल भी लिए, कुछ गैसेस के पार्टिकल्स भी इन्होंने लिए, और उनकी वेवलेंथ इन्होंने फाइंड की। जो भी पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स जब मोशन कर रहे थे और वो मोशन करने के बाद वेव फॉर्म में जा रहे थे, तो उनका वेवलेंथ कितना होगा। कुछ चार्ज पार्टिकल ले रहे, कुछ अनचार्ज पार्टिकल, और कुछ गैसेस पार्टिकल का हम क्या करते हैं, डी ब्रोगली का वेवलेंथ फाइंड करते हैं। तो देखो बच्चों वेवलेंथ कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखिए बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ, नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ।
कुछ पार्टिकल की मैं बताऊंगा, कुछ पार्टिकल्स ही आपको सीख कर करना है कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो अभी हमने डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस से क्या पढ़ा भाई, ये पढ़ा हमने कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। पी मोमेंटम होता है और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम एम वी, वी हमने स्पीड मान लिया, ठीक है। अब हमें ये पता है एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव फॉर्म में यदि मोशन कर रहे हैं तो हम इसको एनर्जी की फॉर्म में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लैम्डा का एनर्जी फॉर्म क्या हो सकता है, यानी वेवलेंथ का एनर्जी फॉर्म क्या हो सकता है, और वेव मोशन कर रही है तो कौन सी एनर्जी रहेगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल्स टू क्या होती है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो आप इस एनर्जी से, इस फॉर्मूले से v का टर्म यूज करते हुए इक्वेशन फर्स्ट में नोट कर दीजिए। तो क्या आएगा, 2e अपॉन m का रूट आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल। ठीक है, समझ में आया कैसे किया भाई, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, m डिवाइड में आ गया, स्क्वायर था तो रूट हमने कर दिया। ये वैल्यू आप सेकंड से फर्स्ट में पुट कर दीजिए ताकि आप वेवलेंथ फाइंड कर सके एनर्जी के फॉर्म में h। अच्छा, एनर्जी की फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों कुछ पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है उनका एनर्जी डिफरेंट रहेगा, किनके कंपैरिजन में, अनचार्ज पार्टिकल कंपैरिजन में, गैसेस पार्टिकल कंपैरिजन में, क्योंकि सभी पार्टिकल्स की अलग अलग एनर्जी फॉर्म होती है, इसलिए हमको इनको एनर्जी के फॉर्म में लाना है। देखे कैसे, तो देखो एम आ रहा है, इस एम को बच्चों क्या लिख रहा हूँ, रूट एम इंटू रूट एम लिख रहा हूँ। वी, वी क्या है, वी है बच्चों रूट 2e अपॉन एम। एक रूट एम से एक रूट एम अपने पास क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। इसको सोल्व करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, एच, और ये रूट एम अंदर गया रूट में तो क्या हो गया 2me। यानी यदि किसी पार्टिकल जो वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, कोई पार्टिकल अपने पास में, ये पार्टिकल जो वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, आप उसका एनर्जी, आप उसका एनर्जी तब फाइंड कर सकते हैं, एच फिक्स है, एम फिक्स है, कोई भी पार्टिकल उसका मास फिक्स रहेगा, आपको उसका एनर्जी पता होना चाहिए। यदि आपको उसका एनर्जी पता है तो आप इजीली में उसका वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक चार्ज पार्टिकल की बता देता हूँ, एक अनचार्ज पार्टिकल की बता देता हूँ और एक गैस पार्टिकल की बता देता हूँ। और चार्ज पार्टिकल की देखते हैं पहले बच्चों, यदि कोई पार्टिकल चार्ज आपके पास है तो उसकी हम देखते हैं, जैसे कौन सा, इलेक्ट्रॉन हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों क्या पता होना चाहिए, एम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ इन केजी। ई, ई चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है बच्चों, क्यू वी। क्यू क्या है, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और वी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल होता है। तो चार्ज पार्टिकल का एनर्जी क्यू वी रहता है हमेशा, इसलिए ये क्या आएगा अपने पास में, क्यू, क्यू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, और वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं पता है तो वी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना आएगा, एच, एच कितना है बच्चों, 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन रूट, देखिए रूट में क्या है बच्चों 2m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और क्या है ई, यानी क्यूबी, क्यूबी का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी। अब इसको आप जब सोल्व करते हैं, इस कंप्लीट पोर्शन को सोल्व करते हैं तो ये आता है बच्चों 12.27, यहां सोल्व हो गया, लेकिन रूट में क्या रहेगा, वी रहेगा अंगस्ट्रोम में, ये अंगस्ट्रोम में वैल्यू आया अपने पास में। मतलब जो चार्ज पार्टिकल आप दे रहे हैं ना, उसका एनर्जी देखो बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। जिस सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका वोल्टेज कितना है, वो उसका क्या डिसाइड करता है, वेवलेंथ डिसाइड करता है। अब मान लो कि बच्चों आपको चार्ज पार्टिकल्स में अदर पार्टिकल का भी एनर्जी, ये वेवलेंथ फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लो बच्चों प्रोटॉन का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, प्रोटॉन का। मान लो आपको ड्यूट्रॉन का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, ड्यूट्रॉन का। मान लो कि बच्चों आपको किसका फाइंड करना है, अल्फा पार्टिकल का फाइंड करना है, जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ये काम आप करेंगे भाई, मैं समझा रहा हूं कैसे करना है। अब जैसे हमने तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर दिया है वेवलेंथ,
तो आप किसका फाइंड करेंगे बच्चों? प्रोटॉन का फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन का फाइंड करेंगे और अल्फा पार्टिकल का भी आप फाइंड करेंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए बच्चों, मास पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए? एनर्जी पता होनी चाहिए। तो मैं मास आपको इन पार्टिकल्स के बता देता हूं, इन पार्टिकल्स का एनर्जी मैं आपको बता देता हूं, और आप इस फॉर्मूले में पुट करके प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का, जो कि चार्ज पार्टिकल है, इनका क्या फाइंड करेंगे? वेवलेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं। देखें देखिए बच्चों, पहले प्रोटॉन के लिए देखें, फॉर्मूला क्या रहेगा वेवलेंथ का? H/2me। ठीक है, प्रोटॉन के लिए देखते हैं। आप वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, H का वैल्यू पुट कर दीजिए। एम में बता देता हूं, एम मास ऑफ प्रोटॉन। एम होता है बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ये प्रोटॉन का मास है। अब ई तो बच्चों वही क्योंकि प्रोटॉन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो क्यू वी रहेगा इसका। और क्यू क्या रहेगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 वी। और जब आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बच्चों प्रोटॉन का, क्योंकि आपको वैल्यू पुट ही तो करना है, आंसर आप याद रखिए ताकि कैलकुलेशन न्यूमेरिकल इजीली में हो जाए। प्रोटॉन का आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ 0.2286 अपॉन रूट वी। किसमें आता है बच्चों? एंगस्ट्रॉम में आता है। ये अपने पास किसका आ जाएगा? प्रोटॉन का। अब बात करते हैं बच्चों न्यूट्रॉन की। पहले हम बात करते हैं न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, तो ये होता है बच्चों 1s2। इसका जो बच्चों मास होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है, इस न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि आप ये देखेंगे इसके अंदर कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखेंगे कि बच्चों सॉरी देखिए 1s2 का मीन क्या है? 1s2 का मीन हो गया कि हम मास किसका देखते हैं? न्यूक्लियस का मास देखते हैं। तो इसमें 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो इसका मास इक्वली 2 प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, यानी 2 मास ऑफ प्रोटॉन। एक मास ऑफ प्रोटॉन ये रहा है, आप डबल कर देंगे उसका मास तो वो न्यूट्रॉन का मास होगा। कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 kg। ठीक है। ओहो भाई, चार्ज नहीं मास। ठीक है, मास कितना? 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ठीक है भाई, ये अपने पास किसका हो गया? न्यूट्रॉन का मास हो गया, जो डबल होता है किसके मास से? ये प्रोटॉन। लेकिन इसका चार्ज, क्योंकि एनर्जी क्या होगी बच्चों? क्यूवी रहेगी, और इसका चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के इक्वली होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो आप जब न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ आप फाइंड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा बच्चों 0.202 अपॉन डिवाइड में रूट वोल्टेज का एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आ गया। अब मान लो आपको अल्फा पार्टिकल का फाइंड करना है भाई। किसका फाइंड करना है? अल्फा। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता दीजिए अल्फा का मास कितना होगा? अल्फा का न्यूक्लियस देखिए, अल्फा कौन होता है बच्चों? हीलियम का पार्टिकल होता है, और हीलियम के पार्टिकल में आप ये देखेंगे कि इसका एटॉमिक मास नंबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना आ रहा है? 4। एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है इसका? 2 आ रहा है। तो देखिए कैसे इसका सोल्व करते हैं। देखिए, अब यदि हम बात करें अल्फा की, तो अल्फा कौन होता है बच्चों? हीलियम होता है, यानी इसका जो मास होगा वो 4 मास ऑफ प्रोटॉन होगा। 4 मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम होगा। तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। और चार्ज जो होगा, क्योंकि E इक्वल टू क्या होगा? QV, और Q जो इसका होगा वो, इसमें एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल इसका चार्ज होगा, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और ये भी आ गया। क्योंकि चार्ज किससे निकालते हैं बच्चों? ZE से। Z कितना है इसमें? 2 है अपने पास में। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी ये वैल्यू आ गया, तो ये आ गया अपने पास में। तो ये चार्ज पार्टिकल के अपने पास क्या चल रहे हैं भाई? चार्ज पार्टिकल्स के अपने पास वेवलेंथ चल रहे हैं। तो देखो चार्ज पार्टिकल का अपने पास वेवलेंथ कितना आया? इसको जब सोल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.101 रूट वी, और ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों अनचार्ज पार्टिकल की और गैस पार्टिकल की।
अब हम उनका वेवलेंथ फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5। तो वो जो अनचार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी है, वो अनचार्ज पार्टिकल की एनर्जी 11th क्लास में अपने पास जो चैप्टर है केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें हमने पढ़ रखा है भाई। और अनचार्ज पार्टिकल की एनर्जी, हम एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है अपने पास में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ अपने पास है, उस लॉ से हम देखते हैं। जैसे नॉर्मली हम बात कर ले कि मान लो किसी अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन की हम बात करें भाई, तो न्यूट्रॉन की यदि बात करें तो न्यूट्रॉन के मान लो एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी अपने पास 3/2 kT। ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, मैक्सवेल ने दिया था भाई, और उन्होंने अनचार्ज पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड करना सिखाया। मान लो एक पार्टिकल की न्यूट्रॉन के अनचार्ज एन की कितनी एनर्जी 3/2 kT है। क्या होता है बच्चों, वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। टी या टेम्परेचर होता है, टी क्या होता है, टेम्परेचर। तो फॉर्मूला जो होता है H/2me आप रख सकते हैं भैया और सोल्व कर सकते हैं। और इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 30.835 अपॉन, इस बार ई के साथ एनर्जी के साथ कौन सा टर्म आएगा, टी टी आएगा। तो ये टी की फॉर्म में अपने पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगा। यानी हम बात करें कि अब एनर्जी आपको जो भी दी जाए, वैसे नॉर्मली हम एक पार्टिकल के न्यूट्रॉन के एक पार्टिकल का एनर्जी कितना मानते हैं, 3/2 kT मानते हैं कि या वोल्टेज मान कांस्टेंट। अच्छा एम बात करें, सर आपने एनर्जी तो बता दिया, एम क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के इक्वली माना जाएगा। कितना माना जाएगा, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg माना जाएगा। तो अनचार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाँ, अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग, जैसे मान लो कि वो हम देखते हैं कि वो डाइमोनो पार्टिकल्स है या किस तरीके का पार्टिकल है, उस पार्टिकल के एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल के लॉ से होता है। और मैक्सवेल के लॉ के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल का एनर्जी कितना है, मान लो एक न्यूट्रॉन के पार्टिकल का एनर्जी 3/2 kT है, तो आप जैसे आप पुट करेंगे तो न्यूट्रॉन का अपने पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। ऐसे गैसेस पार्टिकल की फाइंड कर सकते हैं। गैसेस पार्टिकल में जो भी एनर्जी हमें दिया जाए या जो भी एनर्जी आपको पता होता है, या जो एनर्जी जैसे उसका एनर्जी भी नॉर्मली 3/2 kT से करें, क्योंकि गैसेस पार्टिकल का जो मास तो पता है नहीं, अभी हमें मान लो कौन सा गैस पार्टिकल लेना, मास तो हमें नहीं पता, लेकिन गैस के एक पार्टिकल का एनर्जी 3/2 kT ही होता है। तो आप एनर्जी का टर्म यहाँ यूज लेंगे तो गैसेस पार्टिकल का यानी अनचार्ज जितने भी पार्टिकल्स अपने पास है, उनका एनर्जी एक पार्टिकल का 3/2 kT से यदि आप फाइंड करते हैं तो अपने पास उनका क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहां से कितना बड़ा कॉन्सेप्ट अपने पास इस चैप्टर से क्लियर हो रहा है कि प्लैंक क्या कहना चाह रहे थे, पहले के साइंटिस्ट क्या कह रहे थे कि वेव पार्टिकल के साथ साथ ट्रेवल करता है, लेकिन डी ब्रोगली ने उनकी थ्योरी को थोड़ा चेंज किया। चेंज करने का मतलब ऐसा नहीं कि उनको चेंज कर दे भाई तुम गलत हो, नहीं, कुछ सजेशन उन्होंने दिया। क्या कहा कि भाई तुम यदि ऐसा कहते हो कि वेव के साथ पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन, तो पार्टिकल भी वेव के साथ ही क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। यानी वेव और पार्टिकल दोनों थ्योरी एक साथ प्रेजेंट रहती है, और इसलिए कहा जाता है कि ये ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर होता है। तो हम इस मैटर के ड्यूल नेचर को, हम पार्टिकल के ड्यूल नेचर को नेक्स्ट क्लास में डेविडसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हम समझाएंगे, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि पार्टिकल क्या करता है बच्चों, अपने पास में वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो बच्चों वीडियो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करें, फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आप जरूर करें। थैंक यू।